क्वेश्चन नंबर 29 समझने से पहले हम इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। बच्चों, कोई भी एक स्क्वायर लैमिना होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास होता हो और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, वो होता है मास मल्टीप्लाइड बाई साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। मान लीजिए, मैं समझाने के पर्पज से ये एक स्क्वायर लैमिना मान लेता हूं। लेट इट इज ए स्क्वायर लैमिना। तो इस स्क्वायर लैमिना का सेंटर ऑफ मास होगा ये, आप देख रहे हैं, दिस विल बी सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल सेंटर ऑफ मास आप जान रहे हैं, जहां डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो मैंने क्या किया, ये मैं दिखा रहा हूं आपके लिए, एक ऐसा एक्सिस है जो इस स्क्वायर लैमिना के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और इस स्क्वायर लैमिना के प्लेन के परपेंडिकुलर है। और आप बच्चों जानते होंगे, कोई भी एक ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास होता हो और प्लेन के परपेंडिकुलर हो, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यानी यहां वो एक्सिस ये हो गया एक तरीके से। ये वास्तव में ये बोर्ड पर दिखाया जा रहा है, तो एक्सिस जिसके अबाउट हम बात कर रहे हैं वो ये, दिस इज द एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्क्वायर लैमिना एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर लैमिना। वो ये प्लेन जो है वो हो गया। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी ऐसे रोटेट करेगा इस एक्सिस के अबाउट, ये इस एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेट करेगा। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों, वो ये होता है, मास m है और साइड अगर l है, तो ये I इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 6। अब हम यहाँ पर कुछ बेसिक बातें समझेंगे और आसानी से इनको समझा जा सकता है। मान लीजिए हम इन डायगोनल की बात कर लेते हैं। तो स्क्वायर के केस में आप जानते हैं कि डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करें तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो गया। दोनों डायगोनल के अबाउट सिमेट्री से हम जान सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वली होगा, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम किसी भी डायगोनल के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ID प्लस ID, यानी ये वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो उन एक्सिस के अबाउट है जो प्लेन में लाई कर रहे हैं। दोनों के अबाउट, इन दोनों डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल ID प्लस ID कर दिया, तो ये ml स्क्वायर अपॉन 6 के इक्वल हो जाएगा और वैसे आपको मिल जाएगा ml स्क्वायर अपॉन 12। वैसे ही बच्चों, अगर मान लो मैं एक एक्सिस ये ले लूं और एक एक्सिस ये ले लूं, ये एक्सिस और ये एक्सिस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे हैं, तो सिमेट्री से मैं कह सकता हूं कि इनके अबाउट यानी इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में अप्लाई करूंगा तो आई विल गेट द सेम। मतलब ये हुआ, हम अब यहां पर जनरलाइज कर सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा एक्सिस जो किसी स्क्वायर लैमिना के प्लेन में लाई करता हो और स्क्वायर लैमिना के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा, तो ऐसे एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ml स्क्वायर अपॉन 12 ही होगा। तो जनरलाइज कर दिया हमने। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर लैमिना अबाउट एन एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ द स्क्वायर लैमिना, और चाहे वो एक्सिस कोई सा भी क्यों ना हो, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ml स्क्वायर अपॉन 12। अब हम अपने क्वेश्चन 29 पर आ जाते हैं। ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे इन्होंने कहा है कुछ ये हमें एक एक्सिस दिया है ये, और ये एक्सिस
15 डिग्री का एंगल बना रहा है इस साइड के साथ। मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जो इसके पैरेलल हो और सेंटर ऑफ मास से पास होता हो, बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये हमने मान लिया सेंटर ऑफ मास हो गया, और ये वो लाइन ड्रॉ कर ली हमने जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है और इस लाइन के पैरेलल। अब मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वास्तव में मेरा पर्पस पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करने का है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जो इस पर भी और इस पर भी नॉर्मल हो, यानी ये लाइक दिस, ये मैंने एक नॉर्मल बना दिया। ये हो गया बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जान ही रहे हैं, और ये सेंटर ऑफ मास से पास हो ही रहा है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हम डिस्कस कर लिए, ml स्क्वायर अपॉन 12। तो इसके अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर अपॉन 12 हो गया। अब ध्यान दें, पहले इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फाइंड कर लें। ध्यान दें, यहां से मैंने इस सेंटर को मिला दिया, तो बच्चों ये यानी यहां से लेके यहां तक ये डायगोनल का हाफ ही तो हो गया, और डायगोनल का हाफ आप जानते हैं क्या होता है, L अपॉन √2। आगे समझते हैं, ये एंगल यहां से यहां तक 90 का, और ये डायगोनल का हाफ है, डायगोनल है, तो ये एंगल बच्चों 45। अब ये 15 और 45 60, और यहां से यहां तक 90, तो 90 में से ये 60 माइनस हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा 30 का एंगल। बहुत कॉमन सेंस कि इस L अपॉन √2 का इधर कंपोनेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और वो हो जाएगा L अपॉन √2 cos 30, और cos 30 की वैल्यू आप जानते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया √3L अपॉन 2√2। नाउ वी अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बहुत आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर अपॉन 12। तो ml स्क्वायर अपॉन 12 प्लस m मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3L अपॉन 2√2, ये आया आपके पास 3L स्क्वायर अपॉन 8। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से देखो, यहां से हम ml स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लिए, यहां से बचा 1/3, और ये प्लस का 1/2, सॉरी इधर आया आपके पास 3/2, में गलत लिख गया था। तो ml स्क्वायर अपॉन 4 विद इन ब्रैकेट 1/3 प्लस 3/2, यानी ये आ जाएगा आपके पास 11/6। बच्चों में यहां लिख देता हूं, आई आएगा ml स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 11/6, यानी आंसर आ गया 11/24 ml स्क्वायर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहे हैं, हमें दे रखा है एक वुडन प्लेट, सर्कुलर प्लेट, और दूसरा मेटल सर्कुलर प्लेट, और फाइनली इन्होंने हमें दिया है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वुडन प्लेट इज ट्वाइस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मेटल प्लेट। वुडन प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेटल प्लेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डबल है। किस एक्सिस के अबाउट? अबाउट देयर नेचुरल एक्सिस।
हम जानते हैं किसी भी डिस्क या सर्कुलर प्लेट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/2 mr²। तो 1/2 m इसका मास मास का मतलब हुआ यहाँ पे इसका डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई इसका जो सर्कुलर एरिया है। तो इसका डेंसिटी वुडन प्लेट का डेंसिटी और जो मेटल प्लेट का डेंसिटी है वो कहा जा रहा है मेटल प्लेट का डेंसिटी वुडन प्लेट के डेंसिटी का 8 टाइम से। तो इसका डेंसिटी अगर रो है तो रो मल्टीप्लाइड बाई पाई आर डब्ल्यू स्क्वायर, ये इसका मास हो गया, मल्टीप्लाइड बाई इसका रेडियस आर डब्ल्यू स्क्वायर। मैं बहुत डायरेक्ट कर रहा हूं, आप जानते हैं 1/2 मास मल्टीप्लाइड बाई रेडियस का स्क्वायर। तो रो यानी डेंसिटी, इसका एरिया हो गया पाई आर डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स फॉर वुडन, और इधर हम कहेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 मास इसका यानी 8 टाइम्स ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाई पाई आर एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर एम स्क्वायर। हम देख रहे हैं 1/2 रो पाई, 1/2 रो और पाई कैंसिल, यहां हमको मिला आर डब्ल्यू टू दी पावर 4, और बच्चों यहां हमें मिला 16 आर एम टू दी पावर 4। ऑब्वियसली ये हम लिख सकते हैं इस तरीके से 2 की पावर 4 आर एम की पावर 4। तो आर डब्ल्यू इक्वल टू 2 आर एम। हमसे इन्होंने पूछा है then the ratio of radii of wooden plate to the metal plate। तो wooden plate का रेडियस और metal plate का रेडियस, आंसर हो गया 2:1। that means option 4 is correct, option 4 is correct। क्वेश्चन 31 में हमसे कह रहे हैं कोई भी एक रॉड है और उसको एक एंड से L/4 डिस्टेंस पर हिंज कर दिया गया है। रॉड का लेंथ L है और जब इसको इनिशियली ये हॉरिजॉन्टल थी और फिर इसको फ्रीली गिरने दिया, तो बोला जा रहा है कि जब ये एंड यहां आ जाएगा लोएस्ट पोजीशन पर तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। बच्चों सबसे पहले हम यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, आप जानते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है रॉड का वो ml²/12। तो हम यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, ml²/12 प्लस m मल्टीप्लाइड बाई d² यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये L/4 ही होगा। तो ये आ जाएगा L/16 यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/4 कॉमन 1/3 प्लस का 1/4। तो हमें मिलता है I = ml²/4 मल्टीप्लाइड बाई 7/12। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। आप देखेंगे कि जब ये एंड यहां आ जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास L/4 इनिशियली जो पोजीशन थी उससे L/4 नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये हुआ इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है इस समय वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ये हुआ एक तरीके से कहा जाए 1/2 I ω² mgh। h का मतलब यहाँ पर बच्चों L/4, तो 1/2 I है आपके पास ml²/4 into 7/12 ω² और mgL/4। तो 4 और ये L/4 m से l कैंसिल, यहां हमको मिलता है 7ω² L 7ω² L = 24g। तो ω² आपको मिल रहा है 24g अपॉन 7l। ओमेगा आपको मिल जाएगा ओमेगा = 2√6g/7l। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 2 इज करेक्ट।
ऑप्शन यहां हम लिख देते हैं ऑप्शन 2 करेक्ट। क्वेश्चन 32 में हमसे कह रहे हैं 32 a ring and a disc have same mass and they are rolling without slipping with same linear velocity। बोला जा रहा है the total kinetic energy of the loop is 8 joule, then the kinetic energy of the disc। रोलिंग मोशन में टोटल काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं बच्चों K इक्वल टू 1/2 mv² 1 प्लस k² अपॉन r²। K मीन्स रेडियस ऑफ जायरेशन। हमारे इस केस में m सेम v सेम दोनों इक्वल है। रिंग के लिए ये 8 दे रखा है। जब दोनों इक्वल है तो हम बार बार इनको क्यों लिखे, और रिंग के लिए k² अपॉन r² 1 के इक्वल, तो ये आ जाएगा आपके पास। इसको हमने कोई भी एक कांस्टेंट दे दिया a, और ये आ जाएगा 1 + 1 यानी 2। और डिस्क के लिए जब हम ये लिखेंगे तो ये a ही रहेगा, और k² अपॉन r² डिस्क के लिए होता है बच्चों 1/2, तो 1 + 1/2 यानी 3/2। एक से दूसरे को डिवाइड करते हैं, कैंसिल आउट, तो आपको मिलेगा 8 अपॉन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 4/3। तो काइनेटिक एनर्जी मिल गया आपके पास 6 जूल, यानी डिस्क का जो काइनेटिक एनर्जी आएगा दैट इज इक्वल टू 6 जूल। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 करेक्ट। क्वेश्चन 34 में हमसे कह रहे हैं एवरेज टॉर्क ऑन ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m, इनिशियल स्पीड u एट एन एंगल थीटा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन p एंड q एज शोन इन द फिगर। ध्यान दीजिए, हमसे पूछा जा रहा है कि p और q के अबाउट जो टॉर्क होगा उसका एवरेज। वास्तव में देखा जाए तो टॉर्क किसका निकलता है? फोर्स का। फोर्स क्या है यहाँ पर? वेट। और वेट की डायरेक्शन ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो कांस्टेंट है वेट का मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। और हम जान रहे हैं कि P और Q इन दोनों का जो एवरेज आएगा वो इस रेंज का एवरेज होएगा। तो हम कह सकते हैं टॉर्क हमको मिल जाएगा mg मल्टीप्लाइड बाई r/2। r आप जानते हैं क्या होता है? u² sin 2θ, u² sin 2θ अपॉन g, 2 पहले से ही है। तो हमें मिल गया एक तरीके से, आप कहिए g से g कैंसिल, आंसर आया आपके पास mu² sin 2θ अपॉन 2। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहे हैं 4 ऑप्शंस हमको दिए गए हैं और E, U एंड K इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये रेस्पेक्टिवली किसी भी सैटेलाइट का टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है। 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा ऑर्बिटल रेडियस के इंडिपेंडेंट नहीं है। देखते हैं। आप जानते हैं E टोटल एनर्जी ये होता है माइनस का Gm अपॉन 2r। काइनेटिक एनर्जी Gm अपॉन 2r और पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस का Gm अपॉन r। अगर हम U/2 करें तो बच्चों ये हो जाएगा U/2 और इधर भी 2। अब पहला ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है K प्लस U/2, K प्लस U/2 और K प्लस U/2 जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों का तो सभी जीरो आ गए। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं K प्लस E, K प्लस E ये भी जीरो आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं E प्लस U/2, E प्लस U/2 मतलब ये हुआ ये भी माइनस का ये भी माइनस का, यानी E प्लस U/2 आपको मिलेगा E प्लस U/2 आपको मिलेगा माइनस का Gm अपॉन R। ऑब्वियसली ये R पर डिपेंड कर रहा है, यानी यही हमारा
करेक्ट आंसर हो गया। तो हमको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 करेक्ट। बच्चों ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चन में यहां पर बोला जा रहा है नॉट करेक्ट या बोला जा रहा है नॉट इंडिपेंडेंट, वहां केयरफुल रहिएगा, गलती होने की प्रोबेबिलिटी काफी रहती है यहाँ पे। तो हम यहाँ 34 का ऑप्शन पर आइए, ऑप्शन 3। अगर हम लास्ट ऑप्शन पर भी जाएं u/2 माइनस ई, u/2 माइनस ई, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब भी 0 हो जाएगा। यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शंस जो है उनमें जो भी वट एवर वी आर गिविंग दैट कम्स आउट टू बी 0। और जो थर्ड ऑप्शन है ऑब्वियसली उसमें आर आ ही रहा है, भाई हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन 35 क्वेश्चन में कहते हैं in V0 be the orbital velocity of an artificial satellite just above Earth's surface, then the orbital velocity of the same satellite at a distance at a height equal to radius of Earth। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, हम यह अप्लाई करेंगे जो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है। आप जानते हैं कि कोई भी एक ऐसा सैटेलाइट that is orbiting very near to Earth's surface, its orbital speed is given by V0 is equal to Gm upon R square root। G universal gravitational constant, capital M mass of the earth, R capital R radius of earth। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि ऐसे हाइट पर ऑर्बिटल स्पीड चाहिए जो सैटेलाइट अर्थ के रेडियस के इक्वल हाइट पर ऑर्बिटिंग कर रहा हो। उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा Gm अपॉन स्क्वायर रूट में Gm अपॉन R प्लस H। H आपको R दे रखा है तो R प्लस R यानी V आ जाएगा Gm अपॉन 2R, और ऑब्वियसली बच्चों स्क्वायर रूट Gm अपॉन R की जगह हम V0 लिख सकते हैं, तो आंसर आपको मिलेगा V0 अपॉन स्क्वायर रूट 2। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 करेक्ट। क्वेश्चन 36 में हमसे कहते हैं a particle is projected vertically up with a velocity of square root 2 Gm upon 3R from Earth's surface. The maximum height attained by the particle is, obviously this velocity is less than the escape velocity from Earth's surface, that is equal to square root 2 Gm upon R। तो ये पार्टिकल कोई मैक्सिमम हाइट ही अटेन करेगा, यानी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम नहीं कर पाएगा, इसलिए ये पार्टिकल नीचे आना ही है। एनर्जी कंजर्वेशन वाला आते हैं, सिंपल सा केस है। आप देख रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में कि एक तो वो पॉइंट जहां से हमने इसको थ्रो किया है और दूसरा जहां ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। ध्यान दीजिए, ये हो गया अर्थ और ये यहां से थ्रो किया गया, ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, ये हमें H निकालना है। ए पॉइंट मान ले सरफेस पर, बी मैक्सिमम हाइट पॉइंट मान ले। ए पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ केवल पोटेंशियल एनर्जी होगा क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 हो चुका होगा। वी आर गोइंग टू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एट पॉइंट ए जो टोटल एनर्जी होगा 1/2m और V दे रखा है इन्होंने स्क्वायर रूट 2 Gm अपॉन 3R, स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी आपको मिला 2 Gm अपॉन 3R। ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस का Gmm अपॉन R इज इक्वल टू V पॉइंट पर टोटल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट कम्स आउट टू बी माइनस का Gmm अपॉन
आर प्लस एच। एच हमको फाइंड आउट करना है, 2 से 2 कैंसिल, एम दोनों तरफ कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं GM अपॉन 3R और इधर माइनस का GM अपॉन R, तो GM अपॉन R कॉमन लिया हमने बच्चों, 1/3 -1 और इधर माइनस का GM अपॉन R प्लस H। हम देख रहे हैं GM कैंसिल हो गया, इधर हमको मिलेगा माइनस का 2/3। अब मैं यहां लिख देता हूं, तो माइनस का 2/3 और 1/R, और ये है आपके पास माइनस का 1/R प्लस H, माइनस माइनस कैंसिल, यानी 2R प्लस 2H इज इक्वल टू आपको मिला 3R, यानी 2H इज इक्वल टू R, तो H आ गया R/2। ऑप्शन देखते हैं बच्चों, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 correct. Maximum height attained by the body is R/2.